बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एपिसोड 1। वो एक नेक तबीयत, खुश अखलाक और पसंदीदा आदात का हुक्मरान था। बादशाह की हैसियत से वो कदर शनासी और हक गोई में अपना जवाब न रखता था। एक बार उसके जहन में ये बात आई कि उसने गैर मुस्लिम मंगोलों के साथ 12 जंगें की हैं, उन्हें कई बार शिकस्तों से दो चार किया और मुसलमानों को उनके जुल्म और ताअद्दी से बचाया। इसलिए अगर मसाजिद के इमाम मिंबर पर उसे अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लक़ब से याद करें तो ये कुछ नामुनासिब ना होगा। उस ख्याल के पेश नज़र एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा, जब किसी मुबारकबाद के मौके पर सल्तनत के उलमा और काजी कसर में दाखिल हों तो तुम उनके पास किसी आदमी को भेज कर कहना कि जुमे के खुतबों में वो मुझे अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लक़ब से याद करें। इत्तेफाक से उन दिनों एक शादी के मामले में सब उलमा, काजी और मुफ्ती साहिबान कसर में दाखिल हुए और उसे मुबारकबाद दी। उस मौके पर उसकी बीवी ने उसकी हिदायत के मुताबिक उन उलमा से मुतज़क्किरा बाला दरख्वास्त की कि उसे खुतबों में अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कहकर पुकारा जाए। उसकी बीवी का ये पैगाम सुनकर तमाम काजियों और उलमा ने उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और कहने लगे, उसे अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के नाम से खुतबों में याद करना जायज़ है। आखिरकार महीने की पहली तारीख को जब ये काजी और उलमा एक जमात की सूरत में उसकी खिदमत में दस्तबोसी के लिए हाजिर हुए तो उलमा के सरबराह काजी फ़खरुद्दीन ने उससे दरख्वास्त की, हम तमाम उलमा, काजियों और मुफ्तियों की ये ख्वाहिश है कि क्योंकि आपने 12 गैर मुस्लिमों के साथ जंग की है, इसलिए आपके नाम के साथ खुतबों में अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का इजाफा कर दिया जाए। ये सुनकर वो जो उस वक्त शहंशाह था ज़ारो कतार रोने लगा और उन उलमा और काजियों को मुखातिब करके कहने लगा, अपनी बीवी को मैंने इस तरफ मुतवज्जे किया था और उसने मेरे ही इमा पर आप लोगों से दरख्वास्त की थी। फिर अपनी बीवी से इस मौजू पर बातचीत करने के बाद मैंने अपने इस इरादे पर तन्हाई में गौर व फिक्र किया तो मुझे अपने इन अल्फाज पर बड़ी नदामत हुई। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को हरगिज इस लक़ब का मुस्तहिक नहीं समझता। मैंने अब तक जितनी भी जंगें की हैं उनमें कोई भी जंग ऐसी नहीं थी जो खुदावंदे कुद्दूस की रज़ा, शौक़े शहादत या कलमा इस्लाम को बुलंद करने के लिए की गई हो। मैंने हर लड़ाई इस मकसद के पेश नज़र लड़ी कि मेरी शोहरत में इजाफा हो और मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा एतबार और एतमाद किया जाए। उस मौके पर उलमाए कराम और काजियों ने हर चंद उसके शकूक रफा करने की कोशिश की और अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का लक़ब उसके लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब की, लेकिन उसने उनकी एक ना मानी और कहने लगा, मैं इस लक़ब के काबिल नहीं हूं और खुतबों में मेरे लिए यह लक़ब हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। अपने आप को उस लक़ब के काबिल ना समझने वाला हिंदुस्तान का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था, जो हिजरी 688 में हिंदुस्तान का बादशाह बना। खिलजियों की असलियत से मुतल्लिक मौर्रखीन की मुख्तलिफ राय हैं। एक गिरोह का कहना है कि खिलजियों का तबका चंगेज़ खान के दामाद कालिज खान की नस्ल से है। उन मौर्रखीन का कहना है कि कालिज खान अपनी बीवी से, जो चंगेज़ खान की बेटी थी, किसी वजह से नाराज हो गया, लेकिन उसने चंगेज़ खान के खौफ की वजह से अपनी नाराजगियों को जाहिर ना किया। इसलिए वो बज़ाहिर तो हर तरह से अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बातिन में अपने लिए किसी और ही जाए पनाह को ढूंढता रहा। लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आता था कि वो क्या करे। यहाँ तक कि वो ज़माना आ गया जब चंगेज़ खान दरियाए सिंध के किनारे सुल्तान जलालुद्दीन शाह की तबाही में मसरूफ़ हुआ। ईरान और दूसरे इलाकों की मुहिम्मात से फारिग होकर अपने वतन वापस चला गया। कालिज खान ने चंगेज़ खान की गैर मौजूदगी में गौर और जर्जिस्तान के पहाड़ी इलाकों का बगौर जायज़ा लिया और उस इलाके की मजबूती और इस्तेहकाम से पूरी तरह वाकफियत हासिल कर ली। एक रोज मौका पाकर कालिज खान अपनी बीवी, बच्चों और अहले कबीला को, जो तादाद में तकरीबन 30,000 के लगभग थे, साथ लेकर चंगेज़ खान से जुदा हुआ और उस पहाड़ी इलाके की तरफ फरार हो गया और वहां मुस्तकिल कयाम इख्तियार कर लिया। कुछ ही दिनों में कालिज खान ने बहुत कुव्वत हासिल कर ली। चंगेज़ खान के इंतकाल के बाद उसके वारिसों ने कालिज खान की तरफ कोई तवज्जो ना की और उसका नतीजा ये हुआ कि कालिज खान की औलाद और उसके कबीले की कुव्वत और ताकत में रोज बरोज इजाफा होता चला गया। मुअर्रखीन का दूसरा गिरोह कहता है
کہ चंगेज़ खान से पहले भी खिलजी मौजूद थे। गौरी फरमा रवाओं और उसके बाद गुलामों के दौरे हुकूमत में खिलजी गिरोह दर गिरोह हिंदुस्तान आकर शाही मुलाजमतें इख्तियार करने लगे। इन खिलजियों में से बाज़ अफराद ने बहुत इक़्तिदार और रसूख हासिल किया और वो शाही उमारा और अराकीन सल्तनत के मुअज़्ज़ज़ ओहदों तक पहुँचे। उन खिलजी उमारा में सुल्तान जलालुद्दीन फ़ैरोज़ शाह और उसके भाई महमूद खिलजी का बाप कालिज खान भी था। कहा जाता है कि कालिज खान की निस्बत से पहले उन्हें कालजी कहकर पुकारा जाता था, लेकिन कसरत इस्तेमाल से यही लफ्ज़ कालजी से बिगड़कर खिलजी बन गया। मुअर्रिखीन का तीसरा गिरोह कहता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफित के बेटे तुर्क बिन याफित के 11 बेटों में से एक का नाम खिल्ज था और खिलजी उसी की औलाद को कहा जाता है। उस गिरोह का कहना है कि अगर खिलजी चंगेज़ खान के दामाद कालिज खान की नस्ल से होते तो फिर उनका वजूद चंगेज़ खान के बाद साबित होना चाहिए, जो गलत है, क्योंकि मोतबर तारीखों के मुताले से मालूम होता है कि चंगेज़ खान से बहुत पहले सुल्तान महमूद गजनवी के बहुत से उमरा खिलजी थे, और ये बात मुसल्लम है कि सुल्तान महमूद गजनवी चंगेज़ खान से पहले गुजरा है। मुअर्रिखीन कहते हैं हाँ, ये हो सकता है कि कालिज खान खुद भी खिलजी खानदान से ताल्लुक़ रखता हो और सुल्तान जलालुद्दीन और उसके भाई सुल्तान महमूद खिलजी उसी की नस्ल से हों। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के तख्तो ताज के मालिक बनने से पहले हिंदुस्तान में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के गुलामों की हुकूमत थी, जिसे खानदान गुलामा कहकर पुकारा जाता है। खानदान गुलामा के नामवर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की वफात के बाद उसके पोते केकबाद को हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बनाया गया। ये केकबाद 3 साल ही हुकूमत करने पाया था कि वो लकवा और फालिज के मर्ज में मुब्तला हो गया। आखिरकार उसका मर्ज रोज बरोज बढ़ता चला गया और उस लकवे और फालिज ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। फालिज होने की वजह से केकबाद बिल्कुल ही माजूर हो गया, अमूर सल्तनत चलाने के काबिल भी ना रहा और सल्तनत के कामों में बराए नाम ही हिस्सा लिया करता था। बादशाह की हालत देखकर सल्तनत के उमारा में से हर कोई हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगा। हर अमीर के सर में हुक्मरानी का सौदा सवार हो गया। उस सूरत हाल के पेश नज़र चंद मुअज़्ज़ज़ अराकीन हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि फालिज ज़दा बादशाह केकबाद के बेटे को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए, जिसका नाम क्यूमर्स था और उसकी उम्र उस वक्त 3 साल थी। उन उमारा का ख्याल था कि क्यूमर्स को सुल्तान शमसुद्दीन का लक़ब देकर तख्त नशीन कर दिया जाए। केकबाद की बीमारी की वजह से केकबाद के जिस कदर उमारा और सालार थे वो तख्त नशीनी की वजह से 2 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह जलालुद्दीन खिलजी का हामी था और ये गिरोह चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया जाए। दूसरा गिरोह एक दूसरे तुर्क अमीर एतमर की सरबराही में था और ये गिरोह उसको सुल्तान शमसुद्दीन का खिताब देकर तख्त नशीन करना चाहता था। उमारा का जो गिरोह जलालुद्दीन खिलजी का हामी था उसने उस वक्त बहादुरपुर में कयाम कर रखा था, और जो गिरोह दूसरे तुर्क अमीर एतमर का हामी था उन्होंने उस वक्त चबूतरा नासिरा के करीब मैदान में कयाम किया हुआ था, जबकि हिंदुस्तान का सुल्तान केकबाद बीमारी की हालत में मजबूर और लाचार पड़ा हुआ था। शाही तबीब उसके साथ रहते थे और उसके इलाज में मसरूफ थे। जब कभी भी किसी सल्तनत में इस किस्म के हालात पेश आते हैं कि बादशाह बीमार हो जाता है, अमूर सल्तनत के काम निपटाने के काबिल नहीं रहता, तो मुल्क के अंदर अमन व अमान को ज़रूर नुकसान पहुंचता है और तरह तरह के फितने फसाद पैदा होते हैं और आपस का इत्तेफाक और एतमाद ज़रूर ख़राब होकर रह जाता है। यहाँ भी केकबाद की बीमारी की वजह से तरह तरह के झगड़े पैदा हो गए थे। हर गिरोह दूसरे का शदीद मुखालिफ नजर आने लगा। कुछ उमरा तो इस कोशिश में नजर आने लगे कि क्यूमर्स को, जो कि उनके कब्जे में है, अपना बादशाह तस्लीम करके जलालुद्दीन और दूसरे खिलजी उमरा को हलाक कर दिया जाए और खुद हुकूमत पर कब्जा हासिल कर लिया जाए। उस इरादे के पेश नज़र तुर्कों के उस गिरोह ने खिलजी अमीरों और सरदारों की एक फहरिस्त तैयार की और सरे फहरिस्त जलालुद्दीन खिलजी का नाम लिखा गया और इरादा किया गया कि उन सारे खिलजी उमरा को कत्ल कर दिया जाए। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने उस वक्त अपने हामियों के साथ बहादुरपुर में कयाम कर रखा था, उसे जब मुखालिफ गिरोह के उस इरादे की इत्तला मिली तो उसने अपने तमाम हम कौम उमरा और सरदारों को इकट्ठा करके उन्हें सूरत हाल से आगाह किया और अपना हमराज बना लिया। उन्हीं दिनों जलालुद्दीन खिलजी के मुखालिफ गिरोह का सरबरा एतमर जलालुद्दीन के पास बहादुरपुर इस इरादे से गया कि उसे चबूतरा नासिरा तक आने की दावत दी जाए, और जब वो ये दावत कबूल करके चबूतरा नासिरा पहुंचे तो उसे गिरफ्तार करके उसका काम तमाम कर दिया जाए। जलालुद्दीन को भी एतमर के उन इरादों की खबर हो गई थी, लिहाजा जिस वक्त एतमर बहादुरपुर में जलालुद्दीन के पास पहुंचा तो जलालुद्दीन के हामियों ने गुस्से और गजब में आकर
उस तुर्क अमीर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद जलालुद्दीन के हामी हरकत में आए। जलालुद्दीन के बेटे, जो अपनी शुजाअत और दलेरी के लिहाज से अपनी मिसाल आप थे, लश्कर लेकर दूसरे गिरोह की तरफ बढ़े। दोनों गिरोहों के दरमियान टकराव हुआ। उस वक्त दूसरे गिरोह के पास मुतवक्के हुक्मरान 3 साला क्यूमर्स भी कयाम किए हुए था। जलालुद्दीन खिलजी के लश्कर ने दूसरे गिरोह पर हमलावर होकर बहुत सौ को कत्ल किया। जिस खेमे में क्यूमर्स कयाम किए हुए था, उस खेमे का पर्दा चाक करके क्यूमर्स और उसके एक हरदिल अजीज अमीर फखरुद्दीन कोतवाल के बेटों को भी हिरासत में ले लिया और उन सब को गिरफ्तार करके बहादुरपुर में जलालुद्दीन खिलजी के पास ले गए। दूसरे गिरोह के मुसल्लह जवानों ने उनका पीछा किया, लेकिन जलालुद्दीन के बेटों और सालारों ने रास्ते ही में क्यूमर्स और उसके हमनवा उमरा का खात्मा कर दिया। उन्हें मौत के घाट उतार दिया और खुद बहादुरपुर में जलालुद्दीन के पास पहुंच गए। ये भी कहा जाता है कि दहली के अक्सर बाशिंदे खिलजियों के इक़्तिदार को पसंद ना करते थे, लेकिन दहली के उमरा और सालार जलालुद्दीन खिलजी के हक में थे। इस बिना पर अहले दहली का एक बहुत बड़ा गिरोह क्यूमर्स की मदद के लिए खिलजियों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये लोग दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी हासिल न हुई और इन्हें मुंतशिर कर दिया गया। उसके बाद दहली के उमरा के अलावा दीगर उमरा की एक बहुत बड़ी तादाद उस दिन जलालुद्दीन के हल्का बगोशों में शामिल हो गई, जिससे जलालुद्दीन खिलजी की ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हुआ। अभी तक क्योंकि हिंदुस्तान का फालिज ज़दा सुल्तान जिंदा था, इसके कबाद ने अपने दौर में कुछ लोगों को किसी वजह से कत्ल करवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने केकबाद के हाथों कत्ल होने वाले लोगों के बच्चों को एक जगह जमा किया। उन्हें इस बात पर उकसाया कि वो अपने माँ बाप का बदला केकबाद से ले। ये तुर्क बच्चे इस पर तैयार हो गए और इकट्ठे होकर केकबाद की तरफ रवाना हुए, जो बीमारी की वजह से पहले ही अधमुआ हो चुका था और सिर्फ सांस का रिश्ता बाकी था। उन बच्चों ने केकबाद के पास जाकर उसे एक कपड़े में लपेटकर 2-4 ज़रबे लगाई, उसका खात्मा कर दिया, फिर उसे दरियाए जमुना में बहा दिया। ऐसा करने के बाद जलालुद्दीन के सामने 2 बड़ी रुकावटें थीं। एक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का बेटा बगरा खान, जो उस वक्त लखनौती का हाकिम था और वहीं कयाम किए हुए था, और दूसरा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का भतीजा मलिक छज्जू, जो हुकूमत का दावेदार भी था। अब जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया और हिंदुस्तान के ताजो तख्त का मालिक बन गया। उसने मलिक छज्जू को कड़ा का हाकिम मुकर्रर करके औद की तरफ रवाना कर दिया। इस तरह पहली बार सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के पोते केकबाद के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत सल्तनत गौर के तुर्क नजाद गुलामों के हाथ से निकलकर खिलजियों के कब्जे में चली गई थी और हिंदुस्तान में खिलजियों का पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जब तख्त नशीन हुआ, उस वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। तख्त नशीन होने के बाद उसने जुल्म व ताअद्दी से किनारा कशी इख्तियार करने और लुत्फ़ करम को अपना शियार बनाने का अहद किया। उन सिफात को उसने पूरी तरह अपनाया और जिंदगी भर किसी को तकलीफ ना पहुंचाई। जलालुद्दीन को अहले दहली पर पूरा भरोसा और एतमाद ना था, इसलिए उसने किलो खरी के मकाम पर अपना मुस्तकर बनाया और वहां महल और दूसरी इमारतों की तामीर का काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन ने दरियाए जमुना के किनारे एक बड़ा खूबसूरत बाग भी लगवाया और उस बाग के इर्द गिर्द पत्थर और चूने की एक फसील बनवाई थी। वो अपने उमरा और हिमायतियों को हमेशा इमारत तामीर करने की तरगीब देता रहता था। जलालुद्दीन ने नए दारुल हुकूमत किलो खरी में मस्जिदों और बाजारों का एक खूबसूरत सिलसिला भी तामीर करके उसे शहर नौ का नाम दिया। उस नए शहर और नई इमारत की तामीर की वजह से दूसरे उमरा और सालार भी उसी शहर में आने लगे। सरकर्दा लोगों ने बादशाही महल के आसपास अपने महल तामीर करवाने शुरू कर दिए। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक पहुंची कि दहली का कदीम शहर वैरान हो गया और शहर नौ तरक्की करता चला गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद इब्तदाई आयाम में मुल्क गिरी की तरफ तवज्जो भी दी और सल्तनत के अमूर की अंजाम दही में सियासत से भी काम लिया। उसने खानदान गुलामा के आखिरी नामवर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को कड़ा का हाकिम मुकर्रर किया और उसे औद की तरफ रवाना किया। अपने भाई को भी खिताब दिया। उसने अपने तीनों बेटों को भी खिताबात से नवाजा। बड़े बेटे को इख्तियारुद्दीन खाने खाना, मंजले को अरकली खान और सबसे छोटे को कदर खान के खिताब दिए। उनमें से हर एक को उसने जागीर भी अता की। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने भाई शहाबुद्दीन मसूद के बेटों यानी अपने भतीजों को भी शाही इनायात से नवाजा। उनमें अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना, और उसका भाई अलमास बेग काबिल जिक्र हैं। उन दोनों की परवरिश भी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने की और अलाउद्दीन को अपने उमरा में शामिल किया
اور اس کے بھائی الماس بیگ کو بھی خطاب سے نوازا۔ اس کے علاوہ جلال الدین نے اپنے بھانجے ملک احمد حبیب کو باربک اور 1 سالار ملک خرم کو میرور یا میر آخور کے عہدے پر سرفراز کیا۔ خواجہ خطیب کو وزیر مملکت اور فخر الدین کو کوتوال مقرر کیا۔ تخت نشینی کے بعد جب سلطان جلال الدین کے لطف و کرم اور عنایات کی عام شہرت ہوئی اور اس کی خصوصیات اور رحم دلی اس کے انعام و اکرام کا چرچا چاروں طرف ہوا، تب وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ ان حالات میں دہلی کے مشہور اور قدیم معزز خاندان کے ارکان جو اس سے پہلے خاندان غلامہ کی ملازمت میں رہ چکے تھے اور خلجیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ بھی دہلی سے نکل کر شہر نو کی طرف گئے۔ ان سب معزز امراء نے بڑے خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان جلال الدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ہمدردوں میں شامل ہو گئے۔ جب سلطان جلال الدین نے یہ دیکھا کہ ہر عام و خاص سبھی اب مطمئن ہیں اور چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہے، تو وہ قلعہ خری کا محل چھوڑ کر قدیم دہلی میں آیا۔ جب وہ دہلی کے بادشاہی محل کے قریب پہنچا تو اس نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور دہلی کے بادشاہوں کے تخت پر رونق افروز ہوا۔ دہلی کے قدیم تخت پر بیٹھ کر جلال الدین نے لوگوں کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سوچتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کروں۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس تخت کے سامنے زمین بوس ہو کر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا تھا، اور آج خود اس تخت پر بیٹھا ہوں اور بہت سے میرے عزیز اور ہمدرد جو ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہیں دست بستہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تخت شاہی پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جلال الدین خلجی نے پہلے سلطان غیاث الدین بلبن کے خاص محل کا رخ کیا۔ جب وہ غیاث الدین بلبن کے محل میں اس جگہ پہنچا جہاں سلطان بیٹھا کرتا تھا، تب جلال الدین خلجی اپنے گھوڑے سے اترا۔ اسے گھوڑے سے اترتے دیکھ کر اس کے ایک امیر حبیب احمد نے فوراً اسے مخاطب کر کے کہا، اب یہ محل آپ کی ملکیت ہے، اپنے خاص محل میں شاہی آداب کو ملحوظ رکھنا اب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنے امیر کے ان الفاظ کے جواب میں جلال الدین خلجی کہنے لگا، یہ سلطان غیاث الدین بلبن کا محل ہے، وہ میرا آقا تھا۔ اپنے آقائے ولی نعمت کی عزت اور حرمت کرنا ہر انسان کا فرض اولین اور فعل مستحسن ہے۔ اس پر اس کا امیر حبیب احمد کہنے لگا، اب حضور کو اسی محل میں قیام کرنا چاہیے۔ جواب میں جلال الدین مسکرایا اور کہنے لگا، اس محل کی بنیاد سلطان غیاث الدین بلبن نے اس زمانے میں ڈالی جب میں اس کے امراء کی صف میں شامل تھا۔ اس کی تعمیر سلطان بلبن نے اپنے ذاتی روپے سے کی تھی، اس لیے اس محل کے مالک غیاث الدین بلبن کے وارث ہیں، نہ کہ میں ہوں۔ اس پر وہ امیر پھر بولا، کہنے لگا، کسی انتظامات کے پیش نظر ایسی احتیاط کو ملحوظ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جلال الدین پھر کہنے لگا، میں اس مستعار زندگی کے لیے اسلامی شرع کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جلال الدین پیادہ پا اس محل میں داخل ہوا۔ جب وہ اس محل کے ایسے مقامات پر پہنچا جہاں سلطان غیاث الدین بلبن بیٹھا کرتا تھا، تو جلال الدین خلجی نے حفظ مراتب کے پیش نظر وہاں پاؤں نہ رکھا، بلکہ اسی چبوترے پر بیٹھا جس پر بلبن کے زمانے میں اس کے امراء اور اراکین اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ اس چبوترے پر بیٹھنے کے بعد جلال الدین خلجی نے اپنے ان سارے امراء، رؤسا اور سالاروں کو جو وہاں جمع ہو گئے تھے مخاطب کر کے کہا، خدا ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے تخت نشینی سے پہلے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر اس عظیم الشان بادشاہت کے بوجھ کو اپنے ناتوا کندھوں پر لاد لیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، باوجود اس قدر شان و شوکت اور تزک و احتشام اور روب و داب اور امراء اور ملازمین کی کثرت کے سلطان غیاث الدین بلبن کے ساتھ اس سلطنت نے وفا نہ کی، اور اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے بعد میری اولاد کا نہ جانے کیا حشر ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث کیا کریں گے اور زمانہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا کہ نہیں۔ سلطان جلال الدین کی اس تقریر کے جواب میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں نے 3 طرح کے رد عمل کا اظہار کیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو سلطان جلال الدین خلجی کی اس تقریر سے بڑا متاثر ہوا۔ اس میں زیادہ تر دانشمند اور تجربہ کار لوگ تھے۔ وہ ایسے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے اس کے الفاظ سن کر آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا تھا۔ دوسرا گروہ ایسے درباریوں کا تھا جو جوانی کے نشے میں سرشار اور قدرے بے باک تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کر کے بادشاہ کو برا بھلا کہا۔ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس میں زیادہ تر نوجوان طبقہ شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا، جلال الدین نے آج ہی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے۔
اور آج ہی سے اپنے زوال کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ جب ابھی سے اس کا یہ عالم ہے تو اس سے بہتر حکومت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ تقریر کرنے کے بعد سلطان جلال الدین واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف گیا۔ اس کے بعد اس نے دہلی میں ایک بہت عظیم الشان جشن مسرت ترتیب دیا۔ اس جشن مسرت کے موقع پر اس نے اپنی 2 انتہائی خوبصورت اور پری جمال بیٹیوں میں سے ایک کی شادی اپنے بھتیجے علاؤدین خلجی سے کر دی اور دوسری کی شادی اپنے دوسرے بھتیجے اور علاؤدین کے بھائی الماس بیگ کے ساتھ کر دی تھی۔ سلطان جلال الدین خلجی کی تخت نشینی کے دوسرے سال سابق اور مرحوم سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو نے اودھ کے حاکم امین علی کی مدد اور پشت پناہی سے کڑا میں اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر لیا اور سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے سارے اودھ کا خود مختار حکمران بن بیٹھا۔ ملک چھجو پر سلطان جلال الدین خلجی نے یہ مہربانی کی تھی کہ تخت نشین ہونے کے بعد اسے کڑا کا حاکم مقرر کیا تھا، اور اس کی اس مہربانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک چھجو نے طاقت اور قوت پکڑ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ جن علاقوں کے اندر اس نے اپنی حکومت اور بادشاہت کا اعلان کیا تھا، اس علاقے کے تمام امراء نے ملک چھجو کا ساتھ دیا۔ اس طرح ملک چھجو کے پاس ایک بہت بڑا اور زبردست لشکر تیار ہو گیا، اور اپنے اس لشکر کو لے کر ملک چھجو سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف جب سلطان جلال الدین خلجی کو خبر ہوئی کہ کڑا کے حاکم ملک چھجو نے نہ صرف اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی ہے، بلکہ اس نے مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے ہندوستان کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تب اس سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک لشکر اپنے بیٹے ارکلی خان کے حوالے کیا اور ملک چھجو کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ اپنے بیٹے ارکلی خان کو روانہ کرنے کے بعد ایک دوسرا لشکر لے کر جلال الدین خلجی بھی دہلی سے نکلا۔ اب ارکلی خان اور اس کے باپ جلال الدین دونوں کے درمیان لگ بھگ 12 کوس کا فاصلہ تھا۔ ارکلی خان آگے آگے، اس کا باپ جلال الدین اس کے پیچھے پیش قدمی کر رہا تھا۔ ارکلی خان بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھا اور ملک چھجو کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی صفیں درست کی اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ہر کوئی اپنی کامیابی کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس جنگ میں جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان اور اس کے امراء اور لشکریوں نے بڑی بہادری اور جرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں ارکلی خان کے ہاتھوں ملک چھجو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ملک چھجو شکست اٹھا کر اور بدحواس ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جلال الدین کے بیٹے ارکلی خان نے بڑی شدت سے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کے دوران سب سے پہلے ارکلی خان نے ملک چھجو کے بڑے بڑے سالاروں اور امراء کو گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد ارکلی خان نے ان قیدیوں کی گردنوں میں 2 شاخیں ڈال دیے اور انہیں اونٹوں پر سوار کر کے اپنے باپ سلطان جلال الدین خلجی کی طرف روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں جب یہ قیدی سلطان جلال الدین کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نیک دل اور رحم دل بادشاہ نے جب ان سالاروں کی گردنوں سے 2 شاخیں بندھے ہوئے دیکھے تو اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ اس کے بعد بلند آواز میں کہنے لگا، یہ کیا ظلم ہے؟ ان معزز اور صاحب حشم امراء کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ یہ کہہ کر جلال الدین خلجی نے حکم دیا کہ فوراً ان امراء کی گردنوں سے 2 شاخیں علیحدہ کر کے انہیں اونٹوں سے اتار دیا جائے۔ ان قیدیوں میں سے بعض ایسے امراء بھی تھے جو مرحوم سلطان غیاث الدین بلبن کے دربار میں بہت ہی معزز اور محترم ہوا کرتے تھے۔ گرفتار ہو کر قیدی بننے والے ان سارے امراء کو سلطان جلال الدین خلجی نے پہلے حمام بھجوایا، اس کے بعد ان کے لیے بہترین پوشاکوں کا اہتمام کیا، اس کے بعد ان سب کی دعوت کی، ان کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا، انہیں خوب نوازا۔ سلطان جلال الدین خلجی کی ان مراد، اس کی ان نوازشات سے وہ سارے معزز قیدی شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے کہ کیوں انہوں نے ایسے نیک دل بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ جلال الدین خلجی نے جب دیکھا کہ وہ سب شرمسار اور نادم ہیں، تب مسکراتے ہوئے انہیں کہنے لگا، آپ لوگ اس قدر شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ میرے ملازم تو نہیں تھے جو میں آپ کی بغاوت کو نمک حرامی سے تعبیر کروں اور آپ کو سزا دوں، بلکہ ایک حیثیت سے تو آپ سب لوگ قابل قدر ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے سابق آقا غیاث الدین بلبن کا حق کے نمک پوری طرح ادا کیا ہے اور اس کا ساتھ دیا جس کے تم لوگ نمک خوار تھے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہر لحاظ سے مناسب اور بجا تھی کہ بادشاہ کا منصب سلطان غیاث الدین کے خاندان سے باہر نہ جائے، لیکن اس کا کیا علاج کہ خداوند قدوس کی مرضی آپ کے ارادوں کے خلاف تھی۔ آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے اور بادشاہت مجھ بوڑھے کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ اس نے مزید کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ وہی لوگ ہیں
जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के अहद में अगर मुझसे कभी हंसकर बात भी कर लिया करते थे तो मैं खुशी से दीवाना हो जाया करता था और अपने साथियों से आप लोगों की उस मामूली मेहरबानी को बड़े फख्र से बयान किया करता था। सारे उमारा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के उस सलूक से बड़े मुतासिर हुए और आइंदा उसके खिलाफ बगावत न करने का अहद किया। जहां तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भतीजे मलिक छज्जो का ताल्लुक था तो अरकली खान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक जमींदार के घर में पनाह ली। उस जमींदार ने मलिक छज्जो को गिरफ्तार करके जलालुद्दीन खिलजी के पास भिजवा दिया। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा रहमदिल नेक सुल्तान था कि उसने मलिक छज्जो की बड़ी आओ भगत की और उसे एक पालकी में सवार करके उसके लवाहिकीन और बीवी बच्चों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना कर दिया। उसके साथ ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मुल्तान के हाकिम के नाम खत लिखा, मलिक छज्जो को माँ उसके बाल बच्चों के एक उम्दा और अच्छे मकान में हिफाजत के साथ रखा जाए, उसके लिए तमाम शाहाना सामान मुहैया किया जाए और उसकी खातिरदारी और तवाज़ो पूरी तरह की जाए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की उस रहमदिली और नरमी से उसके कुछ सालार बड़े रंजीदा हुए। जब सुल्तान जलालुद्दीन ने मलिक छज्जो जैसे दुश्मन और उसके साथियों पर तरह तरह की इनायात की तो उसके उमरा दिल ही दिल में बड़े खफा हुए। फिर वो जलालुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें हबीब अहमद सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, हजूर, इन वाजिबुल कत्ल उमरा पर जो मेहरबानियां आपने फरमाई हैं वो जहानदारी और फरमा रवाई के दस्तूर और कवायद के बिल्कुल खिलाफ हैं। आपको याद होगा कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने बागियों को जो सजाएं दी थी वो आपको अभी तक भूली ना होंगी। हमारी राय है कि इन बागियों को माफ ना किया जाए और अगर मलिक छज्जो की जान ना ली जाए तो कम अज कम उसकी आंखों में सलाइयां जरूर फेर कर उसे बिनाई से महरूम कर दिया जाए ताकि आने वाले दौर में वो कोई नई बगावत खड़ी ना करे। साथ ही दूसरों को भी उसकी हालत से इबरत हासिल हो और आइंदा कोई और इस किस्म की जुर्रत ना कर सके। इस तरह मुल्क में कोई फितना फसाद बरपा ना होगा। अपने उस अमीर की उस गुफ्तगू से जलालुद्दीन ने अपने सारे उमरा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोगों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं किसी मुसलमान के खून से अपने हाथों को रंगना नहीं चाहता। इस वक्त मेरी उम्र 70 बरस की है। आज तक मैंने किसी मुसलमान की जान नहीं ली, तो भला इस उम्र में कैसे ये काम करूं? अगर मैं इनके हाथों गिरफ्तार हो गया होता और ये मुझे कत्ल कर देते तो कयामत के रोज इन लोगों को जवाब देना पड़ता, ना कि मुझे। मैंने कई साल तक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का नमक खाया है। अब उसके उमरा और वारिसों को कत्ल करना मुझे जेब नहीं देता। ये फेल मेरी नमक हरामी की दलील होगा। अलगरज सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने उमरा की गुफ्तगू का कोई असर ना लिया और उसी तरह की नरम गुफ्तगू करते हुए उन्हें रुखसत कर दिया। उस मौके पर कुछ उमरा ने सुल्तान जलालुद्दीन से यह भी कहा, दानिशमंदों ने कहा है कि सल्तनत और हुकूमत की बुनियाद दो चीजों पर है, एक नरमी और दूसरी कहर। अगर इन दोनों चीज में से किसी एक में कमी होती है तो सल्तनत जवाल पजीर हो जाती है। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने किसी की भी नसीहत पर अमल ना किया और उन्हें बाइज्जत रुखसत कर दिया। मलिक छज्जो से निपटने के बाद और दूसरे सालारों की खातिर तवाज़ो करके सुल्तान जलालुद्दीन ने बदायूं से दहली की तरफ कूच किया। दहली पहुंचकर उसने कड़ा का हाकिम अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को मुकर्रर किया, इसलिए कि इससे पहले मलिक छज्जो कड़ा का हाकिम था। उसकी बगावत की वजह से उसे तो मुल्तान भेज दिया गया था, लिहाजा कड़ा के हाकिम की हैसियत से जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का हाकिम मुकर्रर किया गया। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने लश्करियों की बेहतरी और भलाई के अलावा मुल्क की आबादी और फसलों की बेहतरी और काश्तकारों की भलाई की तरफ भी तवज्जो दी। उसने कभी गुस्से और कहर से काम ना लिया। हालांकि ये चीजें एक हुक्मरान का लाजिमा ख्याल की जाती हैं, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने सलामत रवि नरमी को अपना शियार बनाया। उसकी नरमी का यह नतीजा निकला कि चोरों और डाकुओं को खुली छुट्टी मिल गई। मुल्क के हर हिस्से में चोरी, डकैती और लूटमार वगैरह की वारदातें आम होने लगी। अव्वल तो मुजरिमों को पकड़ा ही ना जाता था। अगर किसी को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया जाता तो नेक दिल बादशाह उससे गुज़िश्ता जराइम से तौबा करवा के और आइंदा जुर्म ना करने का वादा लेकर छोड़ देता था।